जय हिंद फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इकोनॉमिक्स का नोट्स लाए हैं जो टॉप 800 क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है और अक्सर पूछा जाता है। तो इसलिए हम नोट्स लाए कि जो है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहता ही रहता है और ये सेक्शन अगर अक्सर स्टूडेंट नहीं पूछता है, कभी कभी बिहार दरोगा में देखा गया कि ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से रहता है। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी इंटर लेवल या ग्रेजुएट लेवल, बिहार एसआईसी, रेलवे एनटीपीसी, बिहार पुलिस टेक्नीशियन, कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, सीजीएल, एलडीसी, एमटीएस, सीपीओ, कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर आप ये नोट्स इकोनॉमिक्स का पढ़ लेते हैं या फिर अगर आप इसका प्रिंट निकाल के पढ़िएगा तो आपको इसका जो है ना पूरा जो है लगभग क्वेश्चन इसी एग्ज़ाम से, इसी नोट से आपको मिलेगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है और मेरा एक्सपीरियंस भी है और हम तैयारी भी किए हैं। ये नोट्स विभिन्न एग्ज़ाम से जो पूछा गया क्वेश्चन उसका कलेक्शन है और अभी कलेक्शन स्टार्ट लिया गया है, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको नोट्स अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा और वीडियो भी शेयर कीजिएगा। आपके लिए लाए हैं, हम सोचे कि हर सेक्शन का अलग अलग नोट्स आपको दें, तो पहले सोचे इकोनॉमिक्स का ला लेते हैं। इकोनॉमिक्स में अक्सर दिक्कत होता है, तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में भी स्टूडेंट को अक्सर दिक्कत होता है, तो हम ज्योग्राफी का भी नोट्स लाएंगे, अच्छे से लाएंगे ताकि आपको जो है आप जो जनरल एग्ज़ाम होता है उसको आप अच्छे से पास कर लीजिएगा, एक नौकरी सिक्योर कर लीजिएगा। आपको कोचिंग संस्थान का बेकार का इधर-उधर भाग-दौड़ करने का ज़रूरत भी ना पड़ेगा। और हम डेली जीके टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव के साथ, तो आप ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे। तो इसका पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो वहाँ भी आप इसका नोट्स ले लीजिएगा, फिर प्रिंट निकलवा लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन का हम कलेक्शन किए हैं, तो 400, 500, बहुत सारा, इतना सारा क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है। आपको अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो इकोनॉमिक्स में आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारा कलेक्शन क्वेश्चन है, 700, 800 क्वेश्चन कलेक्शन है। तो हम कोशिश की हैं कि जो भी इकोनॉमिक्स में उतना सारा क्वेश्चन होता है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो सब हम डालने का कोशिश किए हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर इसको पढ़िएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के बीच जो है इसको शेयर कीजिएगा। आज स्टार्ट करते हैं, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी तैयार रहिए। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन है? समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश रूस है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन था? पहला देश अमेरिका था। भारत में पाए जाने वाली अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होता है, क्या होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में? मिश्रित में होता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का दोनों का अस्तित्व होता है। ये हो गया, मिश्रित में सार्वजनिक निजी क्षेत्र का दोनों का अस्तित्व होता है। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन था? फ्रांस था। मिश्रित अर्थव्यवस्था आरंभ कब हुआ था? 1948 में हुआ था मिश्रित अर्थव्यवस्था का आरंभ। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? केन्स ने दिया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? केन्स ने दिया था। तृतीय विश्व जो प्रयुक्त होता है शब्द, वो किसके लिए होता है? विकासशील देश के संदर्भ में तृतीय शब्द प्रयुक्त होता है। अब 12 नंबर से आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर से 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि का मुख्य आधार क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में मुख्य आधार कृषि है। देश में कृषि कार्य में लगे लोगों का प्रतिशत कितना है? 52%। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? बंद व्यवस्था मतलब आयात निर्यात बंद होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का मूल्य किससे संबंधित है? वो किससे संबंधित है?
कृषि से संबंधित है। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाला संस्था कौन है? कृषि एवं मूल्य आयोग CACP है। भारत में सबसे पहले चकबंदी कहाँ लागू हुआ था? 1920 ईस्वी में बड़ोदरा में। चकबंदी दो प्रकार के कौन कौन होता है? ऐच्छिक और अनिवार्य। ऐच्छिक चकबंदी का शुरुआत कब हुआ था? 1921 में पंजाब में। अनिवार्य चकबंदी का शुरुआत कब हुआ था? 1928 में मध्य प्रदेश में। जोतों का आकार सबसे कहाँ पे कम है? केरल में। जोतों का आकार सबसे अधिक राजस्थान में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुआ था? 1999 से 2000 ईस्वी में। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 24 नंबर से। भारत में जोतों का सर्वाधिक आकार क्या है? सीमांत जोत। भारत में सर्वाधिक जो है सीमांत जोत पाया जाता है। भारत में कृषि माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। रबी फसल कब बोया जाता है? अक्टूबर से नवंबर में। खरीफ फसल कब बोया जाता है? जून से जुलाई में। रबी फसल गेहूँ, चना, सरसों, मटर ये सब क्या है? रबी फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल चावल, बाजरा, मक्का ये सब खरीफ फसल का उदाहरण है। जायद फसल किसे कहते हैं? ककड़ी, खीरा, तरबूजा, सब्जी ये सब क्या है? जायद फसल है। हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? 1966-67 में क्या हुआ था? हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति में सर्वाधिक प्रभावित फसल कौन था? गेहूँ। सबसे ज़्यादा सक्सेस गेहूँ हुआ। इस पे जो हुआ सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था। अब 35 नंबर से है। भारत में हरित क्रांति के समय केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था? CS सुब्रमण्यम था। हरित क्रांति का जनक देश किसे कहा जाता है? फिलीपींस को कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी पंजाब में आई थी। पीली क्रांति का किससे संबंध है? पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर से। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक से है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का दूध उत्पादन से है। रजत क्रांति का अंडा उत्पादन से है। बादामी क्रांति का मसाला उत्पादन से है। गोल क्रांति का आलू उत्पादन से है। नीली क्रांति का मछली उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति का तिलहन उत्पादन से है। ये हो गया। अब 48 नंबर देखते हैं। सभी क्रांति का जो सम्मेलन रूप है उसे क्या कहते हैं? इंद्रधनुषी क्रांति। भारत में जो गरीबी का मापन होता है वो कैसे होता है? न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान पर। भारत में गरीबी का आकलन किससे किया जाता है? लकरवाला फार्मूला के आधार पर भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है। यहाँ तक हो गया। 51 नंबर से बढ़ते हैं। 51 नंबर है। विकसित देशों में कौन सा बेरोजगारी पाया जाता है? विकसित देशों में अनैच्छिक बेरोजगारी पाया जाता है। कौन पाया जाता है? अनैच्छिक। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति का प्रतिदिन भोजन कैलोरी कितना होना चाहिए? ग्रामीण में कितना होना चाहिए? 2400। शहरी में कितना होना चाहिए? 2100। और दृश्य परछन या छिपी हुई बेरोजगारी किसमें पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी किसमें पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है? संरचनात्मक या ढांचागत बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी कितना होती है? दीर्घकालीन अवधि होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी के मुख्यतः क्या होती है? किस क्षेत्र में होती है? औद्योगिक क्षेत्र में होती है। भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े कौन करता है? NSSO जारी करता है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। फिर ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाने बेरोजगारी कौन है? मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। शहरी क्षेत्र में प्रत्यक्ष बेरोजगारी पाई जाती है। फिर व्यापार के चक्र में मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहते हैं? चक्री बेरोजगारी को बोलते हैं। अब नेक्स्ट 62 नंबर से स्टार्ट करते हैं। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP 1990 से मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार क्या है? उसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। ये मानव विकास सूचकांक का जब भी आकलन होता है ये देखा जाता है। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मानव विकास कहता है UNDP के मानव विकास रिपोर्ट के तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ था? अप्रैल 2002 में। भारत में मानव विकास जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 1952 में।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? समाज का सर्वांगीण विकास। अंत्योदय कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था? 1978 में। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा तैयार की गई थी 1985 ईस्वी में राजीव गांधी के कार्यकाल में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुआ था? 2 फरवरी 2006 ईस्वी में। कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 में। उसको नाम नरेगा था। अब आगे बढ़ते हैं। 70 हो गया, 71 नंबर से आगे बढ़ते हैं। नरेगा की शुरुआत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। कहाँ से किया था? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला से। नरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या था? 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। भारत में 100 दिन का गारंटी योजना की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। सभी पूरे जो है शुरुआत करने वाला आंध्रा था और सभी जिलों में लागू करने वाला कौन था? बिहार था। सर्वप्रथम सहकारी संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1904 में। अब 76 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर से। सरकारी क्षेत्र में सरकार की हिस्सेदारी को कम करना क्या कहलाता है? विनिवेश कहलाता है। किसी देश द्वारा आयात पर लगाया गया कर उसे क्या कहते हैं? टैरिफ कर बोलते हैं। ठीक है। कोर सेक्टर किसे कहा जाता है? सीमेंट, लोहा, इस्पात, भारी मशीनरी उद्योग को कोर सेक्टर बोलता है। भारतीय खाद्य निगम का स्थापना कब हुआ था? 1965 में हुआ था। विकलांगों के लिए संगम योजना कब शुरू हुआ? 1996 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान की स्थापना कब और कहाँ हुआ? 1977 में हैदराबाद में हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान की स्थापना 70 में हैदराबाद में। नगर पालिका समिति का प्रमुख स्रोत क्या है? चुंगी कर है। रोजगार गारंटी योजना का सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। उपभोक्ता का बचत सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ये हो गया। उपभोक्ता का बचत सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। फिर नेक्स्ट, बिग बुश सिद्धांत किसने दिया था? आर रॉडन ने दिया था। किसने दिया था? रॉडन ने। बिग बुश सिद्धांत रॉडन ने दिया गया था। मेधा समिति का संबंध किससे है? सहकारिता आंदोलन से है। अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ हुआ? 2000 ईस्वी में। अंत्योदय अन्न योजना को प्रारंभ किसने किया था? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुआ था? 1985-86 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में। सर्व शिक्षा योजना की शुरुआत 2000 से 1 ईस्वी में। हरियाली योजना का शुभारंभ 2003 ईस्वी में। राष्ट्रीय आय का समान अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय आय का समान अर्थ होता है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये करता है। CSO करता है। ठीक है। ये हो गया 95 नंबर तक। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर से। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था? 2 मई 1951 को हुआ था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहला देशव्यापी आर्थिक जनगणना कब कराया था? 1977 ईस्वी में कराया था। राष्ट्रीय लेखा संख्यिकी क्या कहलाता है? श्वेत पत्र कहलाता है। श्वेत पत्र कौन जारी करता है? CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय आय है एक प्रवाह। राष्ट्रीय आय क्या है? एक प्रवाह है, स्टॉक नहीं है। ठीक। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? अगस्त 1949 ईस्वी में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय आय समिति ने पहली रिपोर्ट कब पेश की? 1951 ईस्वी में। राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहले सरकारी अनुमान कब लगाया गया? 1948-49 में। अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का। राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किसका है? कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र में कौन शामिल है? कृषि, पशुपालन, मत्स्य, वन। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग, निर्माण, खनन, विनिर्माण, विद्युत, जलापूर्ति। तृतीयक क्षेत्र में सेवा, बैंकिंग, बीमा और परिवहन। अब 110 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाता है, कौन लगाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO लगाता है। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा प्रतिपादक कौन थे? प्रोफेसर राजकृष्ण। किसी भी देश का आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक है प्रति व्यक्ति आय। वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। वित्त आयोग गठन के अनुच्छेद 280। वित्त आयोग के सदस्य का संख्या कितना होता है? 5 होता है और कार्यकाल भी 5 साल होता है। वित्त आयोग के सदस्य की संख्या कितना होता है? 5 होता है और कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। फिर वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष KC न्योगी था, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। योजना आयोग का प्रस्ताव किसने दिया था? जॉन मथाई ने दिया था। योजना आयोग का प्रधानाध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग संस्था क्या है? परामर्शदात्री एवं गैर संवैधानिक है। योजना आयोग का गठन हुआ था 1946 ईस्वी में गठित नियोगी समिति के सिफारिश पर। योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजना का निर्माण तथा रूपरेखा तैयार करना। 125 क्वेश्चन हो गया, तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। 126 नंबर, योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। राष्ट्रीय विकास परिषद की संस्था है क्या है? गैर संवैधानिक है। सुपर कैबिनेट कौन कहलाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष क्या होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। एक 132 नंबर हो गया। 133 नंबर चलते हैं। भारत में योजना स्वरूप क्या है? मिश्रित है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक लिखा था विश्वेश्वरैया 1934 में। गांधी योजना तैयार किसने किया था? श्री मन्ना नारायण ने 1944 ईस्वी में। सर्वोदय योजना का प्रस्तुत किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 में। बॉम्बे प्लान लागू हुआ था 8 उद्योगपति उधर 1944 में। 137 तक हो गया। 138 चलते हैं। जन योजना किसके द्वारा निर्मित हुआ था? श्री MN राय द्वारा 1945 ईस्वी में। नियोजन से तात्पर्य क्या है? आर्थिक नियोजन से। आर्थिक नियोजन अपनाने वाला पहला देश रूस। आर्थिक नियोजन विषय किसका है? समवर्ती सूची का। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का प्रारंभ हुआ 1951 ईस्वी में। राष्ट्रीय योजना समिति गठन कब हुआ था? 1938 ईस्वी में। राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। अब 45 नंबर से चलते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था 1949 ईस्वी में। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रेरित कौन है? रूस। भारत जो है पंचवर्षीय योजना में कहाँ से जो है प्रेरित था? रूस से लाया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या था? 1951 से 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित था हेराडोमल मॉडल पे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी कृषि पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कार्यकाल था 1956 से 51। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित था PC महालोनोविस के मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कार्यकाल कब था? 1956 तो 61। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित किस पे था? PC महालोनोविस के मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दिया गया था? भारी एवं आधारभूत उद्योग को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रारंभ कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा की जगह नरेगा को मनरेगा कर दिया गया। पंडित नेहरू ने अधिक काम, अधिक उत्पादन एवं अधिक वितरण का नारा दिया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल कब था? 61 से 66। अब 56 नंबर से करते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था? डोमर समृद्धि मॉडल पे। तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्फूर्ति बनाना। अब तक के सबसे असफल योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना को असफलता का कारण था भारत पाक युद्ध और
भारत चीन युद्ध। भारत में 3 वार्षिक योजनाओं का काल था 66 टू 69। भारत में 3 वार्षिक योजनाओं को संज्ञा दिया गया। योजना अवकाश का 62 से पढ़ते हैं। हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? योजना अवकाश के समय 66-67 में। चतुर्थ योजना का काल था 69 तो 74। चतुर्थ योजना का रूपरेखा किसने तैयार किया था? DR गॉडगिल ने। गॉडगिल योजना का नाम से जाना जाता है चतुर्थ योजना। चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास। पांचवी योजना का काल था 74 तो 79। पांचवी योजना को तैयार किसने किया था? DP ढर ने। पांचवी योजना के काल का मुख्य उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। 1 वर्ष पहले कौन योजना समाप्त कर दिया गया? पांचवी योजना। देखिए 1 वर्ष पूर्व में समाप्त कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा किस में दिया था? पांचवी योजना काल में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था पांचवी योजना काल में। अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान का काल था 78 टू 80। अनवरत योजना किसका देन है? गुन्नार मिडल का। अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन थे? रेगनर हेज। अनवरत योजना किस पे आधारित था? गांधीवादी मॉडल पे। छठी योजना काल कब था? 80 से 85। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? छठी योजना काल में। सातवीं योजना काल था 85 तो 90। सातवीं योजना का रूपरेखा किसने तैयार किया था? रामकृष्ण हेंगर ने। सातवीं योजना का रूपरेखा तैयार किसने किया था? रामकृष्ण हेंगर ने। आठवीं योजना का काल था 92 तो 97। आठवीं योजना का रूपरेखा किसने तैयार किया था? प्रणब मुखर्जी ने। आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास। अब तक का सबसे सफल योजना कौन रहा? आठवीं योजना। नौवीं योजना का काल था 97 टू 2002। नौवीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। 10वीं योजना का काल था 2002 से 7। अब तक का विकास वाला सर्वाधिक योजना कौन था? 10वीं योजना। 11वीं योजना का काल था 7 तो 12। 11वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना। 12वीं योजना का काल था 12 तो 17। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? रुपया। भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति का नाम क्या है? नीतिगत दस्तावेज। रुपया को पहला बार ढाला गया था कब? 1542 ईस्वी में शेरशाह सूरी के शासनकाल में। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 1542 में। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 1862 में। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 1857 को। मुद्रा मूल्यन का क्या उद्देश्य है? निर्यात को बढ़ाना और आयात को कम करना। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना क्या कहलाता है? अवमूल्यन। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन कितना बार हुआ है? 3 बार, 49, 66, 91 में। भारत में सिक्कों के 4 टकसालें हैं। कहाँ कहाँ? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। देश में करेंसी नोट का मुद्रण कहाँ होता है? नासिक, महाराष्ट्र में। 20, 50, 100, 500 मूल्य के नोट कहाँ छपते हैं? बैंक नोट प्रेस, देवास, मध्य प्रदेश में। बैंक और करेंसी नोट कागज और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई कहाँ होती है? सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के कौन जारी करते हैं? वित्त मंत्रालय द्वारा। 1 रुपये से अधिक के नोट और सिक्के कौन जारी करते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं
वित्त सचिव के 1 रुपये से अधिक नोट और सिक्के पर हस्ताक्षर होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का। देखिए 1 रुपये से कम 1 रुपये का जो सिक्के है वित्त मंत्रालय के लिए इसलिए जारी होता है क्योंकि उसका बनाने का कॉस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए उसको वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, उससे ऊपर का आरबीआई के द्वारा, ठीक है। वर्तमान के नोट निर्गमन हेतु अपनाए जाने वाली प्रणाली कौन है? न्यूनतम कोष प्रणाली। नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाया गया था अक्टूबर 1956 ईस्वी में। ग्रेशम का नियम किससे संबंध है? मुद्रा प्रचलन से। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड को। मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का वैल्यू गिर जाती है, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति से किसको हानि होता है? देनदार को। मुद्रास्फीति से लाभ किसको होता है? ऋणी को, लेनदार को। भारत में मुद्रास्फीति को माप किसके किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। मुद्रा अपस्फीति क्या है? जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य घटता है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। ठीक स्फीति के उल्टा अपस्फीति होता है। स्फीति में मुद्रा का वैल्यू गिर जाता है और अपस्फीति में मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, बस यही डिफरेंस है। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? हॉट मनी। रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया 19 अगस्त 1994 को। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय किस पे होता है? पेट्रोलियम उत्पादों पर। दो 221 हो गया, अब 222 की ओर चलते हैं। भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है किससे होता है? रत्न आभूषण से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता भारत ने कब ग्रहण किया? 1947 में। भारतीय रुपये का नया पहचान चिन्ह क्या है? दो आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे करके बना हुआ है भारतीय रुपये का नया पहचान चिन्ह। नए पहचान चिन्ह का डिजाइन किसने किया था? IIT मुंबई के D उदय कुमार ने। 225 तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। 226 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा विनिमय दर निश्चित की जाती है मुद्रा आपूर्ति और मांग द्वारा। सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी कम करना क्या कहलाता है? विनिवेश। विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार क्या कहलाता है? हवाला। मुद्रा का क्या कार्य है? मुद्रा का मापन, हस्तांतरण और संचय करना। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये कथन किसका है? क्रॉमर का। ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? गर्म मुद्रा। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो उसे क्या कहती है? हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी अक्सर विकसित देशों की होती है। नंबर 233 से अब चलते हैं। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो उसे क्या कहते हैं? सॉफ्ट करेंसी। विकसित देशों की मुद्राएं क्या होती हैं? हार्ड करेंसी। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या है? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का सर्वाधिक तरल मोल M1 है। किस संगठन में मुद्रापूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? M3 को। मुद्रापूर्ति का संगठक प्राप्त करने के लिए किस संगठक में बैंकों की समय जमा राशि को जोड़ा जाता है? M1 में। 240 से चलते हैं। फेरा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विदेशी मुद्राओं का संरक्षण। मुद्रापूर्ति का M4 संगठक प्राप्त करने के लिए M3 में जोड़ा जाता है डाकघरों की कुल जमा राशि। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति के संगठक में से M1 से M4 तक जाने की तरलता की मात्रा घटती है। FEMA 2000 का उद्देश्य क्या है? विदेशी व्यापार एवं भुगतान को सुविधाजनक बनाना। गिल्ड एल्ड बाजार संबंधित किससे है? सोना चांदी और सर्राफा बाजार से। किस बजट में भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया? 1993-94 के केंद्रीय बजट में।
भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? आरबीआई। भारत में विदेशी संचय का प्रतिरक्षक कौन है? रिजर्व बैंक। भारत में नोट जारी करने वाली कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम कोष प्रणाली। प्रत्यक्ष कर क्या है? आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर, उपहार कर, ये सब क्या है? प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क कर, ये सब क्या है? अप्रत्यक्ष कर। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर कौन सा है? आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क कर, कृषि धन कर। राज्य सरकार द्वारा लगाने वाला कर है भू राजस्व कर, कृषि कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ कर, मोटर वाहन कर। कर ढांचों में सुधार के लिए कौन सी समिति गठित हुई थी? चलैया समिति। चलैया समिति का गठन कब हुआ था? अगस्त 1991 ईस्वी में। केंद्र सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? निगम कर, इसे हम प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। राज्य सरकार को सबसे अधिक आय प्राप्त होता है वैट से, बिक्री कर से। केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति होती है सीमा शुल्क से। 259 से चलते हैं। पहली बार सेवा कर कब लगाया गया था? 1994-95 ईस्वी में, चलैया समिति के अनुशंसा पर। रेखा समिति किससे संबंधित है? अप्रत्यक्ष कर सुधार से। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर जांच से। शेयर एवं अन्य प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री का केंद्र कहलाता है स्टॉक एक्सचेंज या पूंजी बाजार। राष्ट्रीय शेयर बाजार की संस्तुति की थी किसने? फिरवानी समिति ने 1991 में। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी में आईडीबीआई के द्वारा। राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक कौन है? आईडीबीआई बैंक। राष्ट्रीय शेयर बाजार की प्रारंभिक पूंजी कितनी है? 25 करोड़। राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी मुंबई, वर्ली में। एशिया का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अन्य नाम है दलाल स्ट्रीट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुआ 1875 ईस्वी में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक है सेंसेक्स। सेंसेक्स की रचना हुई थी 1986 ईस्वी में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम मुंबई स्टॉक एक्सचेंज किया गया 2005 ईस्वी में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों का सूचकांक कहलाता है संवेदी सूचकांक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 50 शेयरों का सूचकांक कहलाता है निफ्टी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 100 शेयरों का सूचकांक कहलाता है राष्ट्रीय सूचकांक। संवेदी सूचकांक का आधार वर्ष है 78 to 79। राष्ट्रीय सूचकांक का आधार वर्ष है 83 to 84। मुंबई शेयर बाजार की कंप्यूटरीकृत ऑनलाइन ट्रेडिंग को क्या कहते हैं? बोल्ट। सेंसेक्स और डोलेक्स से शेयर मूल्य सूचकांक है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की। दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। मंदरिया और तेजरिया शब्दावली संबंधित है शेयर बाजार से। न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज है वॉल स्ट्रीट। सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड की स्थापना हुई थी 22 अप्रैल 1988 को। सेबी क्या एक गैर संवैधानिक संस्था है। सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया 30 जनवरी 1992 को। देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन विनियमित करता है? सेबी। भारतीय पूंजी बाजार के विनियमित कौन करता है? सेबी। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। शेयर घोटालों की जांच हेतु गठित समिति जानकी रमन समिति। किसी शेयर को मान्यता प्रदान करता है सेबी। बाजार को नियम किसने प्रस्तुत किया? जेबी सोन। शेयर घोटालों की जांच हेतु गठित समिति कौन समिति थी? जानकी रमन समिति। किसी शेयर को मान्यता कौन प्रदान करता है?
सेबी। बाजार के नियम को किसने प्रस्तुत किया था? JB शॉ ने। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार स्थापित हुआ था 1602 में एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। शेयर बाजार को कौन नियंत्रित करता है? सेबी। फेमा का क्या उद्देश्य है? विदेशी विनिमय का प्रबंधन, न कि नियंत्रण। फेमा लागू हुआ था फेरा की जगह। RBI के माध्यम से क्रय विक्रय की जाने वाली प्रतिभूतियों के मूल्य स्थिर रहता है। गिल्ट एज बाजार में। नास्डैक क्या है? अमेरिकी शेयर बाजार। शेयर होल्डरों की स्टॉक पर हुई कमाई को क्या कहते हैं? लाभांश। बजट का अर्थ क्या है? चमड़े की थैली। बजट शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। बजट का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? इंग्लैंड से। बजट विषय कहाँ का है? समवर्ती सूची का। आम बजट की रचना का दायित्व किसको है? वित्त मंत्रालय को। भारतीय बजट को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ। रेल बजट को अलग बजट पेश करने की सिफारिश किसने किया था? ऑकवर्ड समिति ने 1921 ईस्वी में। रेल बजट को मान्यता मिला था 1924-25 में। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? जॉन मठाई ने 1950 में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था RK शनमुखम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया मोरारजी देसाई ने 10 बार। आउटकम बजट पहली बार पेश किया गया P चिदम्बरम के द्वारा। शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए तरीके से बजट पेश करना। शून्य आधारित बजट की भारत में शुरुआत हुआ 1989 से। शून्य आधारित बजट के प्रतिपादक कौन थे? रॉबर्ट पियरे। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट अपनाया गया? आंध्र प्रदेश में। बजट शब्द के बदले संविधान में उल्लेख है वार्षिक वित्तीय विवरण। वैट मूल्यवर्धित कर की संशोधन किसने की थी? लक्ष्मी झा समिति 1976 ईस्वी में। वैट के प्रेरणा कौन थे? मॉरिस लारे। वैट संबंधित है अप्रत्यक्ष कर से। वैट को अपनाने वाला पहला देश कौन है? फ्रांस। भारत में वैट कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2005 को। वैट को लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा। GS2 का प्रस्ताव कब हुआ था? 1 अप्रैल 2016 से। मोड वैट का अर्थ है संपत्ति कर से। बजट घाटे से तात्पर्य है सभी प्राप्तियों एवं खर्च का अंतर। आबिद हुसैन समिति किससे है? लघु उद्योग से। भारत के सबसे पुराना उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। IMF का कार्य है राष्ट्रों के बीच वित्तीय और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। IBARD यह पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक का स्थापना हुआ था 1945 में। IBARD को अन्य नाम से क्या जाना था? विश्व बैंक का। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। पंजाब में हौजरी उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? लुधियाना। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। सत्यम समिति किससे है? वस्त्र नीति से। स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए हॉलमार्क योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 12 अप्रैल 2002 से। भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम पारित किया गया 1970 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉनिक सामानों की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है ICI मार्क। ICI का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता एक मार्क। केंद्रीय एक मार्क प्रयोगशाला नागपुर। पर्यावरण की गुणवत्ता इको मार्क। सर्वप्रथम इको मार्क निर्धारित किया गया था साबुन एवं डिटर्जेंट पर। ट्रेडमार्क अधिनियम प्रभावित हुआ 15 सितंबर 2003 ईस्वी को। ISI प्रमाण पत्र जारी किया 7 अप्रैल 2003 को। क्रेडिट क्रिसिल का पूर्ण रूप है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जनगणना के तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कर्नाटक।
भारतीय मानक ब्यूरो ISO अस्तित्व में आया 6 जनवरी 1947 को। भारतीय मानक ब्यूरो के मुख्यालय है दिल्ली में। भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी साख समितियाँ। मीरा सेठ हथकरघा से संबंधित समिति थी। ज्ञान प्रकाश चीनी घोटाला। सुंदरराजन समिति पेट्रोलियम से था। भगवती समिति बेरोजगारी उन्मूलन। हजारी समिति औद्योगिक नीति। सुपर 301 मुक्त व्यापार से संबंधित था। भारत में विदेशी व्यापार करने वाला पहला देश कौन सा? मॉरिशस था। अप्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी, दायित्व और कर का अंतिम भार किस पर स्थित होता है? इसका आंसर है वह व्यक्ति जिस पर यह अधोरोपित किया गया है। फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज क्या कहलाता है? उपादान अदायगी। आइकोनिया शब्द का अर्थ है घरेलू प्रबंधन। अर्थशास्त्र किस भाषा से लिया गया है? यूनानी भाषा से। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस की जनसंख्या के बारे में कैसा विचार है? निराशावादी। स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी न होना। रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत में किस प्रकार के बाजार का अस्तित्व की अवधारणा है? अल्पाधिकार। इकाई कीमत लोचदार मांग वक्र किससे स्पष्ट करेगी? न तो कीमत अक्ष को न तो परिमाण अक्ष को। भारत गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाता है, इसका क्या तात्पर्य है? शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। यदि पूर्ति वक्र उद्गम से गुजरती है हुई एक सीधी रेखा है तो पूर्ति कीमत लोच क्या होगी? इकाई के बराबर। लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान किसके संबंध में प्रभुत्व होता है? कोई भी कारक हो, पूंजी, श्रमिक और भूमि। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन जिस पुस्तक पर केंद्रीभूत है उसका लेखक कौन है? प्रोफेसर J.M. केन्स। समष्टि अर्थशास्त्र में किस मूल समस्या का अध्ययन किया जाता है? आय के प्रवाह का। उपभोग का औसत प्रवृत्ति किस रूप में परिभाषित किया गया है? कुल उपभोग डिवाइडेड कुल आय भागा कुल आय है। यदि किसी प्रतियोगी फर्म का अल्पावधि में हानि होता है तो वह उत्पादन बंद कर देगी। कीन्सवादी उपभोग फलन किसके बीच संबंध दर्शाता है? कुल उपभोग और कुल आय। अल्पावधि में जब आय में वृद्धि होती है और उपभोग की औसत वृद्धि में समानता क्या होता है? गिरावट होती है। भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के नियामक कौन है? सेबी। ये वाला और देख लीजिएगा। अल्पावधि में जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग की औसत वृद्धि में क्या होती है? गिरावट होती है। हाँ। किस पहली भारतीय कंपनी को नास्डाक में सूचीबद्ध किया गया था? इन्फोसिस को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्वामित्व किसके पास है? केंद्र सरकार और प्रायोजित बैंक। मौद्रिक और उदार नीति किसके द्वारा घोषित किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसी देश को राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने की कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है? निवेश पद्धति। ई बैंकिंग में ई क्या द्योतक है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन किसके लीडर थे? शिकागो स्कूल के। जिस बाजार में ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मुद्रा बाजार। यदि हासमान दर सीमांत प्रतिफल बढ़ जाता है तो कुल प्रतिफल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये भी बढ़ जाता है। वर्धमान प्रतिफल नियम का क्या अर्थ है? हासमान लागत। यदि औसत राजस्व एक समष्टि सीधी रेखा है तो सीमांत राजस्व क्या होगा? औसत राजस्व के समरूप। कीन्सवादी अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से किस पे बल दिया गया है? व्यय पर। एकाधिकार फर्मों में संख्या क्या होती है? एक होती है। अभौतिक पदार्थ का अर्थ क्या है? सेवाएं। जब बचत निवेश से अधिक हो जाती है तो आय प्रवाह कैसा रहता है? घट जाता है। विकास का अर्थ क्या है? आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन। किसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करने की संभावनाएं रहती है? अपूर्ण प्रतियोगिता में। किसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधि का स्तर मुख्यतः किस पे निर्भर करती है? अर्थव्यवस्था में
समस्त मांग। कीमत विभेद किसका एक लक्षण है? एकाधिकार का। यदि आपूर्ति में वृद्धि की अपेक्षा मांग में वृद्धि अधिक है, कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। पूंजी बाजार का संबंध किससे है? दीर्घकालिक निधि से। भारत में नई कृषि रणनीति कब शुरू हुआ? 1966 में। ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री किस स्थिति में आम बात है? एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में। उत्पादन का संबंध किससे है? उपयोगिताओं का सृजन। हासमान प्रतिफल का नियम किस पर लागू होता है? सभी क्षेत्र पर। हासमान प्रतिफल का नियम किस पर लागू होता है? सभी क्षेत्र पर। 401 का हो गया। 402 दीर्घकाल में नियत लागतें हो जाती है। क्या होगा इसका? परिवर्ती लागत। दीर्घकाल में नियत लागत क्या हो जाती है? परिवर्ती लागत। नकद आरक्षण अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप बैंक साख में कमी होती है। भारतीय खाद्य नियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1965 में। फिलिप का वक्र किनके बीच संबंध दिखाने वाले अनुसूची है? बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर। फांसीवाद किसके नेतृत्व पर विश्वास किया जाता है? एक व्यक्ति पर। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1936 में। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर मिलती है जहां वह सीमांत उपयोगिता इक्वल टू कीमत होता है। उत्पादन फलन किसके बीच संबंध है? उत्पादक और उत्पादक कारक के बीच। उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अर्जित कर सकता है। पूर्ण बेलोज। किस समिति ने भारत में वित्तीय एवं बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की जांच की ओर सुझाव दिया था? नरसिंघम समिति ने। उदारता, निरीक्षण, सार्वभौमिकरण किसका उद्देश्य है? आर्थिक कार्यक्रम का। किसके लिए मुद्रा का अंकित मूल्य उसके यथार्थ मूल्य से अधिक है? प्रतीक मुद्रा। कीमत अनम्यता किसका लक्षण है? अल्पाधिकार का। फांसीवाद किसमें विश्वास रखते थे? व्यक्ति की गरिमा। बंधुता के सिद्धांत राज्य के उद्भव के सिद्धांतों में से एक का आधार है। विकास सिद्धांत। एकाधिकार फर्म का संतुलन कहाँ होता है? जहाँ MR = MCU। 418 नंबर। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। किस मुद्रा के अधिकालीन का अर्थ है मुद्रा के मूल्य को इस पर निर्धारित करना, उच्चतर स्तर पर। योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया? तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद। आबादी की वृद्धि के दर का क्या तात्पर्य है? जन्म और मृत्यु दरों में अंतर। मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसको होता है? लेनदार को। आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है? आपूर्ति वक्र के दक्षिणापंथी अंतरण को। जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूति खरीदता है तो बैंक रिजर्व विस्तृत होता है। तरलता अधिमान का क्या तात्पर्य है? नकदी को रोके रखने की जनता की इच्छा। निजी निवेश को अन्यथा क्या कहा जाता है? उत्प्रेरित निवेश। 427 है। वह श्रम जो मूल्य निर्मित करता है और अपनी सेवाओं के लिए पुरस्कार प्राप्त करता है क्या कहलाता है? उत्पादक श्रम कहलाता है। उच्च शक्ति प्राप्त राशि क्या है? जनता द्वारा धारित मुद्रा और सेंट्रल बैंक में प्रारक्षित। पार्टनर डंपिंग ऐसी स्थिति है जब विक्रेता विश्व बाजार में निम्नतर कीमत स्तर पर माल बेचता हो और घरेलू बाजार में उच्चतर कीमत वसूलता हो। राज्य आवश्यक बुराई है किसके संबंध है? व्यक्तिवाद से। यदि किसी माल की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो वह कैसा माल है? निम्न स्तरीय माल है। निवेश गुणक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है? आय पर। उत्पाद के उत्पादन का अवसर लागत कितनी होती है जो किसी अन्य प्रयोग में अर्जित की जाती है? किसी देश का भुगतान से साम्यावस्था में कब रहता है? जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। मूल्य वर्धित का अर्थ है किसके मूल्य से है? माल और सेवाओं माइनस मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत। 436 नंबर। GNP और NN के बीच के अंतर का बराबर क्या होता है? मूल्य ह्रास होता है। भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया गया है? आय, उत्पाद और व्यय पर।
अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? कीमतों में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप खपत की कमी। श्रम की मांग को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मांग। स्फीति से संबंध गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका लक्षण है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ाना। आवश्यकता की मांग कैसी होती है? आलोचनीय। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार की स्थिति होती है? एक विक्रेता और एक क्रेता। कौन सा अर्थशास्त्री का मानना था कि बेरोजगारी असंभव है और यह किसी भी उतार चढ़ाव के सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित प्रणाली है? जेवी सा। मार्क के अनुसार मूल्य का स्रोत है श्रम। आर्थिक सिद्धांत क्या है? प्रस्थापना। भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन किस वर्ष हुआ? 2006 में। हिरको का दाम जल से अधिक होता है क्योंकि क्रेताओं के लिए उनकी उपयोगिता जल से अधिक होती है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? विदेशी निवेश। भारत ने समाज को समाजवादी रूप लाने के लिए किसे अपने आर्थिक प्रणाली के रूप में अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत फर्म होते हैं प्रायः कीमत लेने वाले। भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू हुई? 1991 में। पद पूंजी उपभोग छूट का क्या अर्थ है? पूंजीगत वस्तुओं का मूल्यह्रास। किसी फर्म द्वारा उत्पाद की एक अतिरिक्त यूनिट पैदा करके लागत कुल में वृद्धि को क्या कहते हैं? सीमांत लागत। किसी पूर्ण स्पर्धी बाजार में किसी फर्म को की औसत आय सदा सीमांत आय के बराबर होती है। क्या होती है? औसत आय सदा सीमांत आय के बराबर होती है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच मुख्य अंतर है विदेशों से शुद्ध विदेशी आय। जीडीपी और एनएन के बीच को अंतर कहते हैं विदेशों से शुद्ध आय। नाबार्ड क्या है? एक वित्तीय संस्था है। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक क्या है? सेवा क्षेत्र। वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका जो उपलब्ध कराती है जीविका जोत कहलाती है। भारत जैसे विकासशील देश से प्रचंड बेरोजगारी की उच्च दर किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। कौन सी क्रिया जो उत्पादन में शामिल नहीं है? किसी गृहस्वामी द्वारा अपने घर में की गई सेवाएं। सरकार द्वारा अपने देश में एकत्रित निधि को क्या कहते हैं? घरेलू बजट स्रोत। रोग इकाइयों को क्या कहा जाता है? PIFR। द्विस्वाम्य की अवधारणा किसने आरंभ की थी? कॉर्नोट ने। एकाधिकार प्रतियोगिता का क्या विशेषता है? फर्मों का समूह। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है? समाजवादी एवं आर्थिक। बाजार कब असफल होता है? जब वे समस्त उपभोक्ता और उत्पादकों के अधिशेष को अधिकतम नहीं बना पाते। विकास की प्रक्रिया में कृषि का उपेक्षा से क्या होगा? समग्र विकास में गंभीर अवरोध होगा। एकाधिकार प्रतियोगिता से किसका उत्पादन होता है? निकटवर्ती स्थानापन्न का। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसी होती है? एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। किसी वस्तु की मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आय परिवर्तन के कारण होती है? उनके अपने मूल्य में। व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता? निवल विदेशी निवेश। कॉब डुग्लस उत्पादन फलन है मापक का अस्थिर प्रतिफल। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है और लागू की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। सामाजिक स्वीकृति का आनंद उठाने के लिए उपभोग कहलाता है सुस्पष्ट उपभोग। विश्व में एटीएम प्रवर्तित करने वाला पहला बैंक कौन सा? सिटी बैंक। किस अर्थशास्त्री को आंशिक विश्लेषण का मास्टर कहा जाता है? अल्फ्रेड मार्शल को। आर्थिकेतर वस्तु का उदाहरण है माता की सेवा। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित समिति था नरसिंहम समिति। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है उत्पादन आयों का योगफल। एक वाणिज्य क्या है? गतिशील वाणिज्य। कम लागत के मकान का उदाहरण है और योग्यता आवश्यकताओं की। वांचू समिति किससे था? प्रत्यक्ष कर से। संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन सा राजस्व राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता? सीमा शुल्क। सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। किस बाजार संरचना में बदलदार मांग वक्र होता है? अल्पाधिकार में। कौन सी संस्था कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित काम करती है? नाबार्ड। समाजवाद क्या प्राप्त करने में सफल रहता है? समाज में आय का समान वितरण। एकाधिकार किसके आधार पर मूल्य विभेद का आश्रय लेती है? मांग लोच।
आर्थिक नियोजन अनिवार्य लक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। कौन सा फॉर्मूला किसी देश की प्रति आय की गणना करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है? राष्ट्रीय आय बाय कुल जनसंख्या। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। जब श्रम आपूर्ति वक्र पीछे झुकता है तो आय निम्न स्तरीय वस्तु हो जाती है। खाद्य सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? खर्च बर्दाश्त किए जा सकने वाले कीमतों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति। किसी वस्तु की मूल्य तभी होगा जब वह मांग की अपेक्षा दुर्लभ होगा। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को क्या करना चाहिए? खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूति को बेचना। कार्ल मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप किसमें अवश्यंभावी परिवर्तन होते हैं? पूर्ण प्रणाली में। वास्तविक राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जनसंख्या को किससे गुणा किया जाता है? प्रति वास्तविक आय। कितना उत्पादन किया जाए किसका निर्णय किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति द्वारा किया जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। मुद्रा के रूप में अभिव्यक्ति किसी वस्तु का मूल्य क्या कहलाता है? कीमत कहलाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में हुआ। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 1995 को। बिक्री कर किस कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का। सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। भूमि उपविभाजन और विखंडन की बुराइयों के लिए प्रभावी उपाय कौन सा है? चकबंदी। किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय क्या है? आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक है। भारत में देशी वस्तुओं की सर्वाधिक हिस्सा किस क्षेत्र से है? घरेलू क्षेत्र से। वह कौन सी संख्या है जो भुगतान की शेष राशि को असंतुलन को दूर करने के लिए ऋण देती है? IMF। ये संस्था होगा, संख्या लिखा हुआ है। मुद्रास्फीति के दौरान बैंक दरों की स्थिति कैसी होती है? उच्च। मानव विकास सूचकांक किसी देश के मानव के विकास की किस प्रकार प्रगति मापती है? औसत। किसी निश्चित समयावधि में किस देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। भारत में सिक्के जारी करने वाले कौन प्राधिकृत? वित्त मंत्रालय। वाणिज्य बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए संवैधानिक न्यूनतम अधिक रिजर्व क्या कहलाता है? नकदी रिजर्व। संतुलन स्तर वह बिंदु है जहां सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होता है। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों को शेयर और बॉन्ड को खरीद को क्या कहलाता है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जाता है प्रयोज्य निजी आय द्वारा। सीमांत उपयोगिता क्या है? उपभोग में 1 यूनिट वृद्धि के फलस्वरूप कुल उपयोग में वृद्धि। हरित क्रांति का अर्थ है अनुत्पादन में वृद्धि। किसी कामगार का जीवन स्तर निर्भर करता है न्यूनतम वेतन पर। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है स्वैच्छिक निष्क्रियता। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आय कर का संबंध किससे है? केंद्रीय करों से। कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और वसूल किया जाता है परंतु निवल आय राज्य को अंतरित की जाती है? बिक्री कर के एवज में उत्पाद का अतिरिक्त शुल्क। किस कारण से आवश्यकता मांग बन जाती है? वस्तु को उपयोगिता। 2 देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? द्विपक्षीय व्यापार। मौद्रिक नीति किससे कम प्रभावी हो जाता है? समांतर अर्थव्यवस्था में। जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो हम ये आशा करते हैं कि उसकी मांग बढ़ने की। राष्ट्रीय आय क्या होती है? उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। इस समय भारत में कौन सी विनिमय दर अपनाई जाती है? उच्चाधिकलित विनिमय दर। WTO मुख्यतः किसको बढ़ावा देता है? बहुपक्षीय व्यापार को। किस बाजार में स्थिति फर्मों की अधिक क्षमता होती है? द्विअधिकार में। कीमत सिद्धांत को और क्या कहा जाता है? विकास अर्थशास्त्र। ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, मानक अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों के निर्माण किसने किया था? रेगनर फिश ने। मुद्रास्फीति के दौरान करों के दरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वृद्धि होगा। जब व्यक्ति को किसी वस्तु को जोड़ने के बजाय उसकी अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? उत्पादक का अधिशेष। कुशल कर्मियों के उत्प्रावासन को क्या कहते हैं? प्रतिभा पलायन। श्रम प्रधान तकनीक किस अर्थव्यवस्था में चुनी जाएगी? श्रम अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में। मांग अनुदान कब बन जाती है? मांग स्वीकार हो जाने पर।
केंद्र सरकार योजना आयोग राज्य सरकार के बीच समन्वय के रूप में कौन सी एजेंसी कार्य करती है? वित्त आयोग। किस प्रकार के बेरोजगारी भारतीय कृषि से सामान्य है? प्रचंड बेरोजगारी। वह योजना जो अपने लक्ष्य हर वर्ष नहीं बदलते उसे क्या कहते हैं? रोलिंग प्लान। और हस्तक्षेप एक लक्षण है पूंजीवाद का। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम रेलवे है। किस प्रकार की प्रतियोगिता में सीमांत आय वक्र औसत आय वक्र का संपाती होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में। प्रदर्शन प्रभाव का क्या अर्थ है? उपभोग का अनुकारक प्रभाव। स्वजातीय उत्पाद का लक्षण है पूर्ण बाजार का। जे शुम्पेटर के अनुसार उद्यमी को अपने किन गतिविधियों के लिए लाभ कमाने का हक है? नवोत्पादन का। यदि दो वस्तुएं पूरक हो तो उनके क्रॉस कीमत तटस्थ होती है, ऋणात्मक। संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारों का निर्णय कौन करता है? वित्त आयोग। किसी देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते को घटाने पर क्या मिलता है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी वस्तु के उत्पादन का अवसर लागत होता है त्यागा गया अगला सर्वोत्तम वैकल्पिक उत्पादन। अल्प अवधि में भूमि से भिन्न किसी अन्य उपादान द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? आभासी लगान कहते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रसिद्ध है? कल्याण अर्थशास्त्र। जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? संतुलन स्तर बिंदु। प्रकटित अधिमान सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पीए सैमुअलसन द्वारा। सकल घरेलू उत्पाद मूल्य होता है एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। अपवादी मांग वक्र है जो ऊपर की ओर दाएं जाए। उत्पादन फलन संबंध दिखाता है आरंभिक निवेश और अंतिम उत्पादन के बीच। वह स्थिति जिसमें लोगों का आय का स्तर न्यूनतम खर्चा करने के लिए पर्याप्त न हो कहलाता है पूर्ण निर्धनता। रुपये का पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है मांग और पूर्ति के बाजार बलों द्वारा रुपये और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर को मुक्त रूप से निर्धारण। रुपये का पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ क्या है? मांग और पूर्ति के बाजार बलों द्वारा रुपये और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर का मुक्त रूप से निर्धारण। स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जहां वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो। मांग का नियम क्या व्यक्त करता है? किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव। भारत में फेरा का स्थान कौन लिया है? फेमा। कीमत विभेद के सफल होने के लिए दोनों बाजार में उत्पाद के लिए मांगों का लोच कैसा होना चाहिए? भिन्न। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन किसके द्वारा तैयार किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, सीएसओ के द्वारा। गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? छठी योजना में। उत्पादन फलन क्या व्यक्त करता है? भौतिक निवेश और उत्पादन के बीच प्रौद्योगिक संबंध। किसके अनुसार ब्याज एक प्रतिफल है तरलता छोड़ने का? केन्स। उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या है? जीडीपी में से अप्रत्यक्ष कर घटाकर और इमदाद जोड़ने पर। किसी वस्तु की मांगी हुई मात्रा का विस्तार या संकुचन किसमें परिवर्तन का परिणाम होता है? उस वस्तु की इकाई कीमत। किसी केमिस्ट की दुकान पर काम कर रहे रेफ्रिजरेटर एक उदाहरण है उपभोक्ता की वस्तु का। मुद्रा के अवमूल्यन का फलस्वरूप क्या होता है? निर्यात व्यापार का प्रसार और आयात व्यापार का संकुचन। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? जयपुर में। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग देते हैं? देश की कुल जनसंख्या से। विश्व बैंक किस उद्देश्य के लिए देशों को ऋण देकर उनकी सहायता करता है? पुनर्निर्माण और विकास के लिए। सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिटों का प्रतीकात्मक निजीकरण या घाटे का निजीकरण तब होता है जब सरकार 5% शेयर बेच दे। बैंक द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना क्या कहलाता है? ग्रीन बैंकिंग। स्वतंत्रता की अवधि में आर्थिक सुधार भारत में पहली बार शुरू किया गया था पीवी नरसिम्हा के काल में। विजय केलकर कर सुधारों से संबंधित था। सरकार के निजी शेयर निजी कंपनियों को बेचना क्या कहलाता है? विनिवेश कहलाता है। वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक किसको कहा जाता है? मुद्रा के क्रय शक्ति को। वैयक्तिक प्रयोज्य आय होती है वैयक्तिक आय और प्रत्यक्ष करों के अंतर के बराबर। मुद्रापूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विस्फीति। पूंजी बाजार में दीर्घावधि निधि प्राप्त की जा सकती है कुछ संस्थाओं से उधार लेकर या प्रतिभूति जारी करके। अमीरों की तुलना में गरीबी बचत करते हैं अपनी आय का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा।
विश्व बैंक का एक अन्य नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। एक वर्ष था राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा जारी करता है? वित्त विधेयक। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत की आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? दादा भाई नौरोजी ने। कृषि उत्पादों का मानकीकरण और श्रेणीकरण किसके माध्यम से होता है? विपणन और निरीक्षण निदेशालय। सरकार अर्थोपाय ऋण किससे लेती है? आरबीआई से। भारत निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला मुख्य कारक निर्यात का विविधीकरण है। यदि धन बहुत अधिक और माल बहुत कम हो तो वह सस्ती मुद्रास्फीति कहलाती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू किया गया? 1998 में। सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर। हरित क्रांति की संबंध किस फसल से है? गेहूं से। जब पूर्ण उत्पाद वर्तमान दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। शब्द और हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के किस रूप से संबंधित है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन किस सूची में है? समवर्ती सूची में। नाबार्ड का संबंध किसके विकास के साथ है? कृषि क्षेत्र और ग्रामीण इलाका। कृषि उत्पादों का आपूर्ति प्रायः बेलोच होती है। भारत सरकार के बजट आंकड़ों में ब्याज का भुगतान, पेंशन, इमदाद, सामाजिक सेवाएं आदि किसका अंग है? योजनांतर व्यय का। सीमा शुल्क किसके द्वारा वसूल किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। परिणाम मूलक सुलाभ का क्या अर्थ है? उत्पादन की इकाई लागत में कमी। भारत में मुद्रा जारी करने के एकमात्र अधिकार किसको है? आरबीआई को। किसी उद्यमी को सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है? जोखिम उठाना। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीक, शिक्षा आदि को माना जाता है मानव पूंजी। भारत सरकार के बजट आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? बजटीय घाटा। मुक्त व्यापार से क्या अभिप्राय है? एक देश से दूसरे देश के माल का मुक्त संचालन। मालिक के कब्जे वाले भवनों का आरोपित सकल किराया किसका हिस्सा होता है? पूंजी निर्माण का। एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? E.S. चेम्बरलिन द्वारा। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ नारा किसने दिया, कब दिया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में पाई जाती तो क्या कहलाती है? प्रादेशिक व्यापार। आर्थिक विकास का सबसे बेहतर माप कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय। जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें क्या कहती है? आर्थिक वस्तुएं। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? गर्म मुद्रा। किसी वस्तु पर उत्पाद शुल्क देय होते हैं उसके उत्पादन के संदर्भ में। फासिज्म में कितने विश्वास रखते हैं? बल में। उत्पादन सामाजिक दृष्टि आदर्श स्तर पर होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कहा जाता है एक अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और तरल परिसंपत्तियों के बीच अंतर जानता हो। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? सोवियत संघ ने। क्रय शक्ति समता सिद्धांत का संबंध किससे है? मजदूरी दर के साथ। भारत में कृषि आय की गणना किस विधि से की जाती है? उत्पादन विधि से। किसने कहा है कि ब्याज दर उपभोग स्थगन का पुरस्कार है? मार्शल ने। कौन सा पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? भारतीय स्टेट बैंक। सेज का पूरा नाम क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? सरकार की आय तथा व्यय से। वह मुद्रा की दर विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए। धन का अपवहन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। नई फर्मों को बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है एकाधिकार में। किसने कहा है कि अल्पावधि में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर रहती है? कीन्स ने। जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर का अभिलक्षण है उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर। बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? जेवी सॉ ने। नया पूंजी निर्गम कहाँ रखा जाता है? प्राथमिक बाजार में। विदेशों में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम बेचने को क्या कहते हैं? पार्टनर डंपिंग। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? कुल बचत पर। यदि आय के उच्च स्तर पर की दर बढ़ाई जाए तो इसे क्या कहते हैं? आरोही कर। मूल लागत किसके बराबर होती है? परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस को निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मांग निक्षेप।
बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना क्या कहलाता है? 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु। देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सी है? राष्ट्रीय विकास परिषद। जो खर्च कर दिया गया हो वसूल न हो सके उसे क्या कहते हैं? निमग्न लागत। केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से का निर्णय कौन करता है? वित्त आयोग। अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम का संबंध है मुद्रा के संचालन से। सरकार की भागीदारी और नियोजन द्वारा निर्देशित बाजार तंत्र के माध्यम से चलने वाली अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। बैंक दर में कमी का ऋण को उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऋण बढ़ जाएगा। जब किसी देश में निवेशकों की बड़ी संख्या अशांत आर्थिक परिस्थिति के कारण अपना निवेश दूसरी जगह अंतरित कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पूंजी का पलायन। औद्योगिक निर्गम नीति का क्या अर्थ है? व्यावसायिक एककों को बंद कर देने की अनुमति। गोल्डन हैंडशेक योजना का संबंध किससे है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। मुद्रास्फीति होती है जब समस्त समस्त मांग से कम हो। अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ है? उपयोगिता का सृजन। ब्याज दर नीति किसका अंग है? मुद्रा नीति का। आधुनिक विचारधारा के अनुसार हासमन प्रतिफल नियम लागू होते हैं उत्पादन में सभी क्षेत्रों पर। मुक्त उद्यम पद्धति के अंतर्गत उपभोक्ता ही तय करते हैं किन पदार्थों तो सेवाओं का उत्पादन किया जाए और किस मात्रा में। इस संकल्प को क्या कहते हैं? उपभोक्ता प्रभुत्व। योजना आयोग क्या है? योजना आयोग असंवैधानिक निकाय है। मूल्य वर्धित कर क्या है? एक अकेला कर जो अधिक प्रभार पर्यावर्तक आदि राज्यों करों का स्थान लेता है। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। नकद मजदूरी ज्ञात होते हुए यदि किसी अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो वास्तविक मजदूरी घटेगी। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच अंतर को क्या कहते हैं? व्यापार शेष कहते हैं। पद हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद किस पर जोर देती है? चिरस्थायी विकास पर। निक्षेप सेवाएं किसे कहते हैं? प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखने के लिए एक एजेंसी। कोई फर्म साम्यावस्था में होती है तब इसकी सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है। अनुसूचित बैंकों का पंजीयन किसके पास कराना होता है? आरबीआई के पास। किसी पण्य का उत्पाद शुल्क देय होता है उसके उत्पादन के संदर्भ में। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? कल्याण अर्थशास्त्र में। असंगठित क्षेत्र के लिए डाटा एकत्रित करता है एनएसएसओ। एकाधिकार प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त है उत्पाद विभेदीकरण। व्यय पर कर का सुझाव किसने दिया था? कोल्डर ने। किस अर्थव्यवस्था में बाजार में मांग और आपूर्ति बलों के मुक्त रूप से काम करने में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती? लासे फेयर अर्थव्यवस्था में। विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की किस संस्था को कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को। इको मार्क चिन्ह किससे संबंधित है? पर्यावरण की सुरक्षित वस्तुओं से। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है राजकोषीय नीति का। सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है? निर्यात को। बंद अर्थव्यवस्था वह होती है जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती है। ब्याज की वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं क्या कहलाता है? बैंक दर। निवेश और बचत को बराबर करने के लिए किसके स्तर में परिवर्तन किया जाता है? सरकारी व्यय में। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय किसकी आवश्यकता होती है? निव्वल विदेशी निवेश, निजी निवेश, सरकार द्वारा वस्तुओं की खरीद।
उपभोक्ता प्रभुत्व का क्या अर्थ है? उपभोक्ता का व्यय संसाधनों का आवंटन का प्रभावित करना। सुदीर्घकालीन गतिहीनता का क्या अर्थ है? एक गतिहीन अर्थव्यवस्था। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मुद्रा आपूर्ति में कमी। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा देना। दीर्घकालीन राजकोषीय नीति में किसकी स्थिरता बनाए रखने का प्रस्ताव होता है? कर राजस्व का राष्ट्रीय आय के साथ अनुपात। अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है? उपभोक्ताओं को। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने किसका प्रयोग किया जाता है? मुद्रा आपूर्ति में कमी। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा देना। दीर्घकालीन राजकोषीय नीति में किसकी स्थिरता बनाए रखने का प्रस्ताव होता है? कर राजस्व को राष्ट्रीय आय के साथ अनुपात। किसी व्यापार में कच्ची सामग्री, घटकों, चालुकों और तैयार माल को संयुक्त रूप से क्या माना जाता है? पूंजी स्टॉक माना जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच को अंतर को क्या कहते हैं? पूंजी मूल्य ह्रास बोलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को खुले बाजार की कार्रवाई किसे कहते हैं? प्रतिभूतियों में व्यापार। मूल्यांकन की किस यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? एसडीआर को पेपर गोल्ड कहा जाता है। पूर्ण रोजगार पर आय निर्धारण के किस सिद्धांत के अनुसार समग्र मांग में गिरावट का परिणाम होता है? उत्पादन और संसाधन में गिरावट। संतुलन कीमत का क्या अर्थ है? मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होता है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। खुला बाजार कार्रवाई का आशय है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। जब समस्त मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक हो तब बेरोजगारी पैदा होती है। कौन सा कार्यवाही भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार की कार्रवाई है? शेयरों का क्रय विक्रय। मुद्रास्फीति किस कारण पैदा होती है? मुद्रापूर्ति में वृद्धि। किसी देश की आर्थिक वृद्धि के निर्धारण का सर्वोत्तम उपाय है प्रति व्यक्ति आय। उद्यम योग्यता श्रम की एक विशेष किस्म है जो उत्पादन प्रक्रिया की व्यवस्था करती है। जनता में प्रचलित मुद्रा और बैंकों में रखा नकदी रिजर्व का योग क्या कहलाता है? संकुचित मुद्रा। उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का परिकलन करने की विधि को क्या कहते हैं? मूल्यवर्धित विधि। सरकारी प्रतिभूतियों का तरल माना जाता है क्योंकि शीघ्र एवं आसानी से विपणन होता है। मुद्रा के अवमूल्यन से क्या अभिप्राय है? मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी। किसी वस्तु के मांग किस पर निर्भर करता है? खरीदने की शक्ति पर। किसी अर्थव्यवस्था की सामाजिक आधारित संरचना को क्या कहा जाता है? शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य नागरिक सुविधाएं। बैंक दर क्या है? वह दर जिस पर देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को ऋण देता है। बाएं से नीचे की ओर सीमांत उपयोगिता वक्र ढाल क्या दर्शाता है? सीमांत उपयोगिता तथा पन्य स्टॉक के बीच प्रतिलोम संबंध। पन्य वस्तु को बोला जाता है। यदि क्रेता एक और विक्रेता अनेक हो तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? एक क्रेताधर बोला जाता है। यदि मांग में परिवर्तन के कारण मांग वक्र दाईं और पहले वाली कीमत पर पहुंच जाए तो मांग की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। यदि मांग का आय लोच 1 से अधिक हो तो वस्तु पन्य वस्तु बोला जाता है। वस्तु होगी विलासितावर्त वस्तु होगी। पूंजी का सीमांत उत्पादित क्या है? नए निवेश पर प्रतिफल का प्रत्याशित दर। यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। किसी कर का उत्फुल्लता की क्या परिभाषा है? कर राजस्व में वृद्धि या कर आधार में वृद्धि। से के बाजार का नियम किस सिद्धांत को मानता है? पूर्ति अपनी मांग उत्पन्न करती है। संतुलन स्तर वह बिंदु होता है जहाँ न लाभ होती है न हानि होती है। कब सीमांत प्रतिफल वर्तमान प्रतिफल से ह्रासमान प्रतिफल में बदल जाता है? जब हम इष्टतम उत्पादन से परे जाते हैं। वास्तविक मजदूरी का निर्धारक किसको कहा जाता है? मुद्रा की क्रय शक्ति को। पूर्ण प्रतियोगिता का एक अनिवार्य शर्त क्या है? क्रेताओं तथा विक्रेताओं का विशाल संख्या। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अपनाने वाला पहला देश अमेरिका। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण होता है मांग और कीमत द्वारा। रखो और निकालो नीति किसका है? पूंजीवादी का। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है निजी व्यक्ति का। समाजवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है सरकार का। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को। अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जो हम नोट्स बनाए हैं ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको जो है बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप बिहार से दरोगा या फिर कुछ भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और नोट्स को भी शेयर कीजिए। जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है उससे अच्छा नोट्स मिले। और इसमें कुछ क्वेश्चन अगर छूटा हुआ है तो वो हम जो है एक वीडियो लाएंगे उसमें दे देंगे।
तो हमें उम्मीद है ज़रूर आप वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह हमारे नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और डेली जीके टेस्ट सीरीज भी दीजिए, उसमें डिस्क्रिप्टिव हम चर्चा भी करेंगे, एक तरफ से हम ख़त्म करते जाएंगे एक एक पॉइंट को। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और डेली जो है जीके जीएस टेस्ट सीरीज देखते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।